हेलो बच्चों, आपका स्वागत है गूगल केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। मैं नितिन चौरसिया आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, और बायोलॉजी में सबसे पहले आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस। तो जान लेते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है और आपको लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ में मतलब किसी का जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के पीरियड को हम लोग लाइफ बोलते हैं, मतलब जीवन बोलते हैं। तो इस पूरे लाइफ में कोई भी बंदा कौन कौन से ऐसे प्रोसेस करता है, वो एक प्रोसेस नहीं करता, बहुत सारे प्रोसेस करता है, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो भी काम करता है पूरे लाइफ में, वो आज हम लोग पढ़ेंगे इस 10th के फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस में। तो देखते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में मैंने बता दिया कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेसेस हैं। अब इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कहाँ? आपके इसी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो फिर बात करते हैं कि अब होता क्या है लाइफ प्रोसेस में, और यहाँ पे मैंने फिजियोलॉजी क्यों लिखा है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है फिजियोलॉजी की डिफिनीशन: ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इज नोन एज फिजियोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच जो ह्यूमन की फिजियोलॉजी की स्टडी करती है, या फिर उसके बॉडी के फंक्शन में, मतलब उसके बॉडी में के अंदर या फिर बाहर कौन कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं, उनका जो स्टडी करता है, वो कौन सा ब्रांच है बायोलॉजी का? वो है फिजियोलॉजी ब्रांच, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेस में आपका इंक्लूड है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो अभी बस हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। तो आप सबको पता है कि मनुष्य अगर जन्म लिया है तो उसको सबसे पहले ज़रूरी होगी किसकी? एनर्जी की। अगर उसको सरवाइव करना है, अगर उसको अपना लाइफ मेंटेन रखना है, तो उसको सबसे पहले ज़रूरी है एनर्जी की। और एनर्जी मिलेगा कहाँ से? एनर्जी मिलेगा खाद्य पदार्थ से, मतलब किसी खाने वाले चीज़ से ही एनर्जी मिलेगा। तो खाने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो अब उसमें देखिए क्या होगा। न्यूट्रिशन में हम लोग एक बात करेंगे, आता है एक पॉइंट, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स है दो सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी टू मेंटेन इट्स सर्वाइवल। वो पदार्थ जो बॉडी को एनर्जी देता हो, क्या करने के लिए? उसके सर्वाइवल, मतलब उसके जीवित रहने के लिए, ठीक है। सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए। तो आपको पता है, अगर कोई बच्चा है, अगर हम लोग उसको बोल दें कि भाई तुम्हें आज 1 हफ्ते खाना नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले क्या कहेगा? सबसे पहले उसका क्वेश्चन रहेगा क्यों। अचानक से वो पूछेगा क्यों? क्योंकि अब वो सोचने लगेगा छोटा बच्चा कि मैं 1 हफ्ते रहूँगा कैसे, 1 हफ्ते बिना खाने के रहूँगा कैसे। उसको बस ये पता है, मतलब छोटा बच्चा है तो उसको बस ये पता है कि खाना मतलब स्वादिष्ट भोजन, मतलब खाना वो है जो पेट भरता है और जिसमें स्वाद है। लेकिन उसको पीछे से ये नहीं पता होता है कि उस फूड के पीछे, छोटा बच्चा है तो उसके पीछे उसका लॉजिक नहीं पता होता है कि उस फूड के पीछे है एनर्जी। फूड में ये जो टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ये सब तो ये डिपेंड करता है कि वो फूड कैसा है। अगर हम लोग कोई चीज़ पका के खा रहे हैं तो उसमें टेस्ट भी आएगा, स्मेल भी आएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ पका के नहीं खा रहे हैं तो उसमें भी टेस्ट और स्मेल आएगा, लेकिन क्या होगा? दोनों में डिफरेंस होंगे। तो इसको हटा करके हम लोग ये देखें कि उस फूड के पीछे अल्टीमेटली क्या है, वजह क्या है उसको लेने का? वो वजह है एनर्जी का। अगर ये एनर्जी नहीं आएगा बॉडी में, अगर ये बॉडी है, अगर ये एनर्जी नहीं आएगा बॉडी में, तो फिर बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी। मतलब क्या लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएगी। तरह तरह के डिजीज़ होने लगेंगे, तरह तरह के इन्फेक्शंस, तरह तरह के वीकनेस, सब सारी चीज़ें आने लगेंगी, जिससे क्या होगा? कोई भी बच्चा हो या फिर पेशेंट, कोई भी बॉडी हो, वो क्या हो जाएगा? वीक, और ओवरऑल क्या हो जाएगा? वो बीमार हो जाएगा। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किसको अल्टीमेटली बॉडी में इंटेक करते हैं? वो होता है न्यूट्रिएंट्स का।
ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स जो है हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग का होता है। अब जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग सेल के बेसिस पे डिवाइड करें तो ऑर्गेनिज्म दो ही तरह के मिलेंगे। अगर हम लोग सेल के बेसिस पे डिवाइड करें तो ऑर्गेनिज्म दो ही तरह के हैं, एक है यूनिसेल्यूलर और दूसरा है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है। तो अब जो यूनिसेल्यूलर है ये न्यूट्रिएंट्स कैसा लेगा, ये न्यूट्रिएंट्स लेगा कैसा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो होगा यहाँ इसके यूनिसेल्यूलर है ना, तो मतलब एक सेल है, एक सेल का कोई एनिमल ले ले तो उसको हम लोग बोल देते अमीबा। तो ये जब भी लेगा न्यूट्रिएंट्स तो ये लेगा कैसे, जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट होगा वो स्मॉल इन साइज होगा, मतलब अपने बॉडी के साइज के अनुसार ही लेगा। ठीक है। और यहाँ अगर कोई मल्टी सेलुलर है, ठीक है, अब यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स जो है लेगा अपने बॉडी के एफिशिएंसी के हिसाब से। समझ रहे, एफिशिएंसी मतलब जैसे अगर मान लीजिए मुझे खाना खाना है तो फिर मैं एक रोटी खा के ज़िंदा नहीं रह सकता, मतलब एक रोटी खा करके अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना चाहूँगा, मुझे सफिशिएंट चाहिए 4 रोटी 3 रोटी, मतलब जब भी चाहिए तो एक रोटी से ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर कोई वहाँ पे अमीबा है या फिर कोई भी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर हम लोग उसको न्यूट्रिएंट्स का जो मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल हम लोग उसके बॉडी के साइज से ज़्यादा दें तो क्या खा पाएगा, नहीं ना। तो मेरा ये कहने का मतलब था जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो अपने बॉडी के हिसाब से लेते हैं। ठीक है। अब अलग अलग बॉडी है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का अलग अलग लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है सारे ऑर्गेनिज्म का, तो उनमें अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। अब आपको पता होगा कि जैसे अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन बोल लें या फिर एक्सक्रीशन बोल लें, ये कैसा होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का ओवरऑल मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ, सर्कुलेशन हुआ। तो अब यहाँ जैसे मैं बता रहा था यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है तो उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आएगा तो पूरे बॉडी में स्प्रेड कैसे करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है। और एक्सक्रीशन भी कैसे होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ठीक है। और वही मल्टी सेलुलर की बात कर लें तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अब इनमें देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक सेल से ज़्यादा और कॉम्बिनेशन बना होगा। तो आप लोग को पता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, सबसे पहले सेल के बाद यही सेम टाइप के सेल्स और इनका फंक्शन भी सेम, तो ये आ जाएंगे क्या, बना लेंगे कंबाइन होकर टिश्यू, और फिर टिश्यू कंबाइन होकर बनाएंगे क्या, ऑर्गन, फिर बनेगा ऑर्गन सिस्टम, फिर बनेगा बॉडी। तब यहां पे देखिए, यहां पे अब मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो आपने यहां देखा कि एक सेल कंबाइन हुआ तो बनाए क्या, टिश्यू। अब फिर टिश्यू जब कंबाइन होगा तो बनाएगा ऑर्गन, और जब यही ऑर्गन कोई एक स्पेसिफिक वर्क करने लगे, मतलब एक सिस्टमैटिक वर्क करने लगे, तो ये बन जाएगा क्या, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जैसे ही बनेगा तो मल्टीपल्स ऑफ एक बॉडी में तरह तरह मतलब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं, और यही सिस्टम अरेंज होकर के सिस्टमेटिकली वर्क करने लगे तो ये ओवरऑल क्या बना देंगे, बॉडी। तो मल्टी सेलुलर है हम लोग। तो अब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम हम लोग के बॉडी में हैं, तो सबसे पहले आपको पता ही है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, फिर तीसरा रेस्पिरेशन, फिर चौथा सर्कुलेशन। तो यहाँ देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका बिलोंग, ये किसके लिए, आपके न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और रेस्पिरेशन किस लिए, रेस्पिरेशन किस लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए, CO2 छोड़ने के लिए। और इस प्रोसेस में आपका रिलीज क्या होगा, ATP, जो कि क्या है, एनर्जी। हम लोग
आगे पढ़ेंगे, जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि रेस्पिरेशन में कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम दिया है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया आपके एक्सक्रीशन के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम है, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने यहाँ पे भी बता दिया, यहाँ पे ये डिफ्यूजन हुआ था यूनिसेल्युलर के लिए, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सर्कुलेशन होगा, जिसके लिए हम लोग के बॉडी में सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यूनिसेल्युलर में सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मल्टी सेलुलर में, सॉरी, सर्कुलेशन में रिस्पॉन्सिबल है ब्लड। ब्लड क्या करता है, अगर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचाता है, ठीक है। तो ये किस में काम आता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, यहाँ पे आपने देख लिया कि ये लाइफ प्रोसेस में जितने भी ये इंक्लूड्स हैं प्रोसेसेस, इनका एक अपना अलग अलग क्या है, फंक्शन है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो हमने अब तक देखा था कि न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और कहाँ से मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स वही हैं जो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। जो कोई भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स अपने सराउंडिंग से हम लोग को मिलता है, प्लांट के तौर से, प्लांट के थ्रू, या फिर किसी और भी एनिमल के थ्रू से, एनिमल के भी वजह से हम लोग लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें क्या हुआ था कि न्यूट्रिएंट्स में हमने देखा कि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स के बाद उसके आगे का प्रोसेस क्या है, तो हमने सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के सबसे पहले एग्जाम्पल में लिखा था इट इंक्लूड्स न्यूट्रिशन। तो अब न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आ गया। अभी हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे बाहर पीछे कि न्यूट्रिएंट्स वो है जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और इनटेक मतलब लेते हैं, एज वेल एज उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। मतलब हम लोग न्यूट्रिएंट्स लिए और उससे हमने क्या किया, एनर्जी बनाया। अब हम उस एनर्जी का क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे बाय एन ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा उस न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। किसके तौर पे, एनर्जी के तौर पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखें सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब महत्व क्या क्या है न्यूट्रिशन का। मतलब अगर हम लोग न्यूट्रिशन ना लें तो फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो फ़ायदा तो आपको सबको पता है कि बिन खाना कुछ होगा नहीं, नुकसान भले है। तो फिर महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या, ये देख लेते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगर किसी को इन शॉर्ट जानना हो तो होता है इम्पॉर्टेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस मीन्स होता है इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला है न्यूट्रिशन हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बिल्डिंग ऑफ कंपोनेंट्स। बिल्डिंग ऑफ कंपोनेंट्स मतलब बिल्डिंग ऑफ कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ। अब किसी के बॉडी को ग्रोथ के लिए जिस जिस कंपोनेंट का यूज़ है उसको प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो देखो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या मिलता है आपको, ये भी देख लेते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सबसे पहले आपको इसमें चाहिए क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब एक तरह से हम लोग इसको ये कह लें कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है विटामिन्स, तीसरा है वाटर, चौथा है मिनरल्स, पांचवा है फैट, ठीक है। ये आपके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि क्या है, बॉडी को चाहिए ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से आपका ग्लूकोज बनेगा, विटामिन से आपके बॉडी में आपका एक तरह से कहें तो इम्यून सिस्टम इससे क्या रहेगा, बूस्ट रहेगा। फिर वाटर, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचाएगा। मिनरल्स, अब मिनरल्स में आपके जैसे आ जाएंगे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम आयंस, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। ये हम लोग के बॉडी में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम को कौन नहीं जानता।
कैल्शियम, हम लोग बात करते हैं ना बोन को मजबूत बनाना है तो कैल्शियम चाहिए, टीथ में भी कैल्शियम की नीड लगती है। तो ये हम लोग को किससे मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जिसमें मिनरल्स होगा, जिसमें अच्छे से मिनरल्स भरे होंगे, तो वो किन किन चीज़ों से भरपूर रहेगा? फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आयन, इन सब से भरपूर रहेगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं इट हेल्प, सेकेंड पॉइंट पे, ये पहला था, ये दूसरा। अब बात करते हैं इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट और डैमेज सेल्स। तो ओवरऑल इसका, इस सेकेंड पॉइंट का ये मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स जो है हम लोग के बॉडी में रिपेयर का भी काम करते हैं, रिपेयरिंग का भी काम करता है। तो देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मान लीजिए आपकी बॉडी है और किसी भी तरह से आपके जो बॉडी के सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो। अगर एक्सटर्नली हो तो आपको पता है अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको क्या, न्यूट्रिशन पे खास तौर पे ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर कहता है इनके न्यूट्रिएंट्स पे खास तौर पे आप ध्यान दीजिएगा, इनको पौष्टिक आहार दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट वेल मेंटेन रखिएगा, विटामिन वेल मेंटेन रखिएगा, मिनरल्स का भी ध्यान रखिएगा। फैट्स तो इग्नोर करते हैं, फैट्स की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, मिनरल्स, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर, इनका ज़्यादा ध्यान रखने के लिए कहता है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि बॉडी, अगर बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलता होगा तो सबसे पहली चीज़, अगर बंदा अच्छा न्यूट्रिशन लेता हो, अच्छा डाइट्स लेता हो, तो उसके बॉडी में कम डैमेज आएगा। ठीक है, अगर वो खाने में बहुत ही जैसे इग्नोर करने वाला खाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बहुत काम चलाने के लिए बस खाना खाता हूँ, तो उसकी बॉडी क्या है, वो अपने काम कर रहा है, चल रहा है अच्छे से, लेकिन हाँ उसकी बॉडी वीक है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। ये सेल डैमेज जो हुआ है यहाँ पे, उसका रिपेयर का जो प्रोसेस होगा, रिपेयरिंग का प्रोसेस जो होगा वो स्लो हो जाएगा अगर वो न्यूट्रिशन कम लेता हो या फिर उसकी बॉडी वीक है। और अगर वही न्यूट्रिशन अच्छे से लेता था, वेल मेंटेन बैलेंस डाइट लेता था, तो ये रिपेयरिंग पावर जो है वो फास्ट रहेगी, रिकवर वो जल्दी करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट कि वो हेल्प करता है, न्यूट्रिशन हेल्प करता है किसमें, बॉडी में जितने भी कोई भी सेल का डैमेज हुआ हो या फिर कोई भी वैसा डैमेज हो, इसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब तीसरा है इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। अब यहाँ आप पता होगा, आपने इम्यून सिस्टम का नाम ज़रूर सुना होगा, इम्यून सिस्टम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, तो इसको हम लोग उससे रिलेट कर दें। तो जैसे अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग को नॉर्मली क्या हुआ है, बुखार हुआ है, नॉर्मली बुखार हुआ है या फिर सर दर्द हो रहा है या फिर बदन दर्द है, तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है बिना दवा ववा खाए। क्यों? वो किसके वजह से सही हुआ? ये डिफेंस सिस्टम की वजह से। ठीक है, ये डिफेंस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं इम्यून सिस्टम। तो अब हम लोग ये भी कह लें, जैसा न्यूट्रिशन वैसा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम। ठीक है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं इम्यून सिस्टम। तो देखिए, इम्यून सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। इम्यून सिस्टम भी आपका लाइफ प्रोसेस में ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर पे बढ़ते हैं, तो है यहाँ पे इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। अभी मैंने बताया था कि हॉर्मोन्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है ग्रोथ में और कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, बॉडी के कोऑर्डिनेशन में भी हॉर्मोन्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है और एंजाइम का भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो देखिए, हॉर्मोन्स है आपके कोऑर्डिनेशन में, हॉर्मोन्स जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं। और वहीं पे एंजाइम, एंजाइम जो है आपका, ये कैटलिस्ट का काम करता है। बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनमें ये कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाला सब्सटेंस, केमिकल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम है। तो अगर हम लोग न्यूट्रिशन अच्छा लेते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा बोलने से अच्छा है कि हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट हम लोग अच्छे तरीके से लेते हैं तो हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन बॉडी में अच्छा होगा और एंजाइम का प्रोडक्शन भी बॉडी में ठीक ढंग से होगा। ठीक है, अब पांचवी चीज़ है हमारी
food eaten by organism is digested and absorbed in the body. It provides energy which is used by the body to perform a life process. जैसे देखिए ओवरऑल इन सब का कहने का मतलब क्या था, सब में न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस बताया कि बॉडी के हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को ये हेल्दी रखता है, बॉडी में अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाए तो उसको जल्दी रिकवर करता है। फिर उसके बाद ये हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आयंस हो गए, मिनरल्स हो गया, वाटर, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है बॉडी को किसी भी डैमेज से या फिर किसी भी डिजीज़ से रिकवर करने में ज़्यादा हेल्प करती हैं यही सारी चीज़ें। ठीक है, बेसिक नीड है, या फिर इसको हम लोग अभी मैं यहाँ पे बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में यही है। ठीक है, तो इस ये 5th वाले पॉइंट में इसने यही कहा है, ये लाइन ये कह रही है कि हम लोग जो फूड लेते हैं, जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं, तो इसका ओवरऑल ये है कि हमने जो फूड लिया वो होगा डाइजेशन, उसका होगा डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है इसका होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि जो हम लोग यहाँ पे फूड लिया था वो क्या था, कॉम्प्लेक्स वे में था। अब कॉम्प्लेक्स वे में जैसे समझ लो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स का यहाँ क्या मतलब हुआ, कॉम्प्लेक्स मतलब आप सबको पता है कार्बोहाइड्रेट हम लोग बॉडी में किस फॉर्म में लेते हैं, रोटी के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रोटी। अब हमने यहाँ पे रोटी क्यों बोला, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे कि जो प्लांट्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, और जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर और भी एनिमल्स, ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। ठीक है, तो ये इसमें होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है ग्लूकोज बनाती हैं। ठीक है, और उसको स्टोर करती हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करती हैं। तो अब जैसे प्लांट ने बनाया, प्लांट का फ्रूट निकला, गेहूं हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, तो गेहूं के पौधे से हम लोग को गेहूं मिला, तब उस गेहूं में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, सब चीज़ें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, गेहूं को लेते हैं, पिसवाते हैं, पिसवाने के बाद हम लोग उसका आटा, फिर उसके बाद उसका मोल्डिंग वगैरह करा के बनाते क्या है, रोटी। ठीक है, तो रोटी के फॉर्म में हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग को इसको सिंपल फॉर्म में बदलना है ना, तो ये क्या करेगा, फूड ये जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ पे डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद सेल में पहुँचेगा आपका क्या, यहाँ पे आपका पहुँचेगा सिंपल फूड, जो कि क्या है बॉडी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल फूड यहाँ बनेगा। तो ओवरऑल ऐसे समझिए, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड बना। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम से, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स फूड जो था वो डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से बना किस फॉर्म में, सिंपल फूड में। और फिर अब इसका क्या होगा, इसके साथ सेल्स में रिएक्शन होंगी, और फिर रिएक्शन के बाद ओवरऑल ऐसे समझिए, रिएक्शन के बाद यहाँ पे निकलेगा एटीपी, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, फूड ईटन बाय ऑर्गेनिज्म इज डाइजेस्टेड and absorb in the body. It provides energy which is used by the body to perform a life process. तो हमने यहाँ पे बताइए आपको, कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेशन हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर बना सिंपल फूड, फिर इसके बाद हुआ रिएक्शन के बाद बना क्या, एनर्जी। अब ये ही एनर्जी यूज करके हमारी बॉडी जो है लाइफ प्रोसेस के सारे वो प्रोसेस, मतलब अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो सारे प्रोसेस करेगी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हर वो काम करेगी किसके बदौलत, इस एटीपी एनर्जी के बदौलत। ठीक है, तो ये हमारा था सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
और न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा। अब तक हम लोग ने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। लाइफ प्रोसेस में मैंने ये बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि लाइफ होता क्या है। तो लाइफ ये है कि बर्थ से लेके डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, लाइफ है। ठीक है, इसको भी एक व्यू में देख लेते हैं रिकॉल करने के लिए। मैंने ये बताया जो लाइफ है बर्थ से लेकर के डेथ के बीच का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का लाइफ स्पैन जो है, हम लोग की जो लाइफ है एक दिन की है, वो बात अलग है कि जीने के है 4 दिन, लेकिन हाँ हम लोग की जो लाइफ का ड्यूरेशन है वो 1 दिन या 4 दिन का नहीं है। आप सबको पता है कि आप 1 साल के थे जब आप बर्थ लिए, तो तब आप 1 साल के थे, या फिर 1 साल की जब हुए तो पहली बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। ठीक है, लेकिन आपके बर्थ के बाद, जब से आपका बर्थ हुआ तब से आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया, सांस लेना स्टार्ट कर दिया, सेंस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहचान, उस टाइम आपका जो ब्रेन है वो सेंस करने के काम में आता था। तो ये सब क्या है आपकी, सेंस करना, सांस लेना, देखना, लाइट जब बॉडी में पड़े या फिर लाइट अचानक से आए तो उसका रिएक्शन देना, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स करना, ये सब क्या है आपका लाइफ प्रोसेस के ही तो पार्ट हैं, रिस्पॉन्स के ही तो पार्ट हैं। तो फिर हमने ये देखा कि लाइफ क्या है, बर्थ से लेकर डेथ के बीच का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग तरह तरीके के क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, रेस्पिरेशन, बॉडी मूवमेंट, सेंसेशन, तो यहाँ पे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एक्टिव था, डाइजेशन होता था फूड का, तो फिर आपका क्या होता था, आपको भूख लगती थी, फिर आप क्या करते थे, भोजन लेते थे। तो वो भोजन उस टाइम क्या था, न्यूट्रिशन का ही उसको हम लोग नाम देंगे। और न्यूट्रिएंट्स के तौर पे आप क्या लेते थे, मिल्क लेते थे, है ना। तो ये सब क्या थे, लाइफ के सारे मुख्यतर प्रोसेस थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बताया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कि वो कंपाउंड्स, वो सब्सटेंस जो कि हम लोग अपने सराउंडिंग से प्राप्त करते हैं सर्वाइवल के लिए, बॉडी के लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बाद हमने देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, कि प्रोसेस जिसके वजह से हम लोग न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में इंटेक करते हैं और उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि न्यूट्रिशन का सिग्निफिकेंस क्या है। न्यूट्रिशन के सिग्निफिकेंस में हमने 5 मेन पॉइंट डिस्कस किए और 5 को हमने अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, अब आगे क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू।